गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों स्क्रीन दिख रहा है मेरा को? अब आ गया ना बच्चों? ठीक है। 3F करें क्या डिस्कस बच्चों? बच्चों एक्सरसाइज 0 ए पार्ट बच्चों। थर्ड क्वेश्चन। जैसे बस सिचुएशन समझो क्या है। जो करंट है वो इस तरह से जा रहा है, मतलब एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर के अलॉन्ग जा रहा है। मतलब देर आर लॉट्स ऑफ, मतलब इनफाइनाइट वायर्स जो कि ऐसे एक सेमी सर्कुलर शेप में। ठीक है, तो क्या करना होगा इसमें फिर? तो बस आपको एलिमेंट लेके ऐसे थीटा एंगल पे एक एलिमेंट के लिए फील्ड लेके उसके कंपोनेंट्स लेके इंटीग्रेट। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 7? इसका आंसर आ रहा है बच्चों? और साहिल मनकीरत बताओ। करण, चलो देख लेते हैं। Placed at one end of a non-conducting rod of length 0.6, the rod is angular velocity this much. Find magnetic field at a point on the axis of rotation. At a distance of 0.8 from center of path. ये रॉड की लेंथ 0.6। तो ये वो वाला केस हो गया ना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2।
और आई हो गया क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। करो बच्चों एक बार कैलकुलेट, अभी बताओ मुझे। अरे नहीं, वही गलती हो गई, चार्ज वाली। तो मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूला थोड़ी लगेगा, ये तो चार्ज है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि इसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये चार्ज ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जब आप इस पॉइंट पे निकालोगे तो इसकी फील्ड तो हमें जो भी कंपोनेंट इधर को आएगा वो वाला चाहिए ना। याद आया बच्चों? मतलब इस केस में तो हमें ये वाला नहीं लगाना, हमें वो क्यू वी वाला ही लगाना है, और उसके कोई कंपोनेंट्स नहीं लेने, हमें तो नेट ही निकालना है। तो मेरे ख्याल से आंसर ठीक होगा इसका। हम्म। तो आप समझ रहे हो ना, ये गलती होने का चांस बड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि हम हर जगह तो कह देते हैं कि हाँ चार्ज को करंट से रिप्लेस कर दो, और यहाँ पे वही गलती हो जाती है फिर। आगे बच्चों। 9th क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि ऑब्जर्वर को चार्जेस रेस्ट पे ही लगेंगे, या डबल हो रहा है? नहीं, क्यों? ऑब्जर्वर ऑपोजिट टू करंट जा रहा है, तो ऑब्जर्वर मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो ऑब्जर्वर को इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे ही लगा। करंट नहीं देखना, असली में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना। देखो भाई, तो इसका जीरो आएगा, है ना। आगे, गिवन इज ए, देखना बच्चों। ठीक है, फिर जीरो करो। आगे, ये जो 16th क्वेश्चन में भी आपको ख्याल होगा वैसी सीरीज ही बन रही है, वो LN2 वाली शायद, है ना, जैसे अभी हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे उसमें भी बनी थी। हम्म।
18th क्वेश्चन में बच्चों वो कंसेप्ट यूज हो गया होगा, याद है जो मैंने आपको बताया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी केस में सीधा जीरो कह सकते हैं। ये बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो आपको सिर्फ डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। बच्चों इसको करने के ना दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है, एक तो बच्चों ये बात समझो आप कि क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी है और हम ऑप्शंस देखें तो चारों ऑप्शंस में डायरेक्शन अलग है, तो पूरा सॉल्व करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, है ना। हमें तो ब्रॉडली डायरेक्शन ही देखनी चाहिए। अब वो डायरेक्शन देखने का बेस्ट तरीका क्या है, आप ऐसे इमेजिन कर लो कि यहाँ पे दो वायर्स पड़ी हैं कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। है ना। तो अब क्या हुआ, एक लूप आपका एक्स वाई प्लेन में बन गया, एक लूप आपका वाई जेड प्लेन में बन गया। तो जो एक्स वाई वाला प्लेन है उसमें आप राइट हैंड लॉ से देखोगे तो ऊपर को आएगी, वाई जेड वाले में इधर को आएगी, तो आपकी नेट इधर को आएगी। तो ये एक्स जेड प्लेन वाला आंसर आएगा। क्लियर हुआ। हाँ। और कोई बच्चों बी पार्ट। सर बी पार्ट के क्वेश्चन 4 के सी पार्ट का आंसर माइक्रो टेस्ला में आ रहा था, इन्होंने मिली टेस्ला में दिया। फोर्थ के सी पार्ट का आंसर माइक्रो टेस्ला में आता है बच्चों। ठीक है। और बच्चों सी पार्ट। बी का जो फर्स्ट है इसमें ऐसे आपको स्पाइरल दिया हुआ है, तो आप ऐसे रेडियस एक्स पे डी एक्स स्ट्रिप लेके उसके लिए इंटीग्रेट कर दोगे और वो इंटीग्रेशन में आंसर आपका लॉग में आ जाएगा। ठीक है जी। सी पार्ट। सी पार्ट एट्थ का ए ऑप्शन। तो बच्चों
इसमें मतलब जैसे ऊपर भी एक क्वेश्चन था कि सबसे पहले तो हम ये डिराइव कर लेते हैं कि इनफाइनाइट शीट के लिए मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है ना। तो वो कैसे निकालोगे आप बच्चों, क्या करोगे, मतलब आप ना एक इस तरह से लूप ले लोगे रेक्टेंगुलर। ये मैंने शायद होमवर्क ही दिया था, हाँ। तो वो सॉल्व करके क्या आ जाता है आपका बी, म्यू नॉट क्या आता है, जे आर बाय 2 कुछ ऐसा आता है शायद। जो होमवर्क था उसमें तो फाइनाइट शीट थी, है ना। उसी को आप उस फॉर्मूला को एक्सटेंड करके उसको इनफाइनाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर इनफाइनाइट है तो उस पर आप सीधा एम्पेयर्स लॉ भी लगा सकते हो। जैसे देखो बच्चों, जैसे मैंने फटाफट देख ही लो कि जैसे मैंने जिस तरह से फिगर ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको ये करंट जो है वो पर मीटर दिया हुआ है, कितना करंट है ना। तो आप ये आइडिया लगा लोगे सिमेट्री से कि जो फील्ड है वो यहाँ पे इधर को होएगी, नीचे इधर को होएगी। मैं सिर्फ एक शीट की बात कर रहा हूँ, एक शीट की डेरिवेशन। तो एम्पेयर्स लॉ से क्या बन जाएगा, बी इंटू एल प्लस बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जो भी करंट पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, जैसे इस केस में 10/पाई इंटू एल। ठीक है, जो मैं जनरल केस के लिए कह रहा था वो ऐसे कह रहा था कि मान लो आपको करंट डेंसिटी गिवन है, तो करंट डेंसिटी जे इंटू एरिया, तो शीट की थिकनेस कुछ भी अगर हम बी मान लें तो म्यू नॉट जे एल बी हो गया, तो वो म्यू नॉट जे b/2 आ गया। ठीक है, वेयर बी इज थिकनेस। इस पर्टिकुलर केस में आप इसको करंट पर लेंथ वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। ना बच्चों, ये क्लियर हो गया। तो जस्ट लाइक इनफाइनाइट अ प्लेन इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, यहाँ पर भी जो फील्ड है वो डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं कर रही। तो जो पॉइंट ए है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होएगी वो दोनों के कारण ही टुवर्ड्स राइट होएगी। करेक्ट, वो आपका यही बन जाएगा म्यू नॉट 10/पाई इंटू 2। एक यहाँ भी 2 आएगा और एक, क्योंकि दो शीट्स हैं तो उसके कारण 2। आई थिंक ये ऑप्शन बन जाएगी, है ना बच्चों। आगे
नहीं, सेकंड में कोसेक की इंटीग्रेशन थोड़ी बनती है, ये तो सोलेनॉइड का ही केस है जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। हाँ जी बच्चों, डी पार्ट में कोई डाउट? ठीक है जी। तो बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा था बेसिकली ये जो केस था कि V परपेंडिकुलर टू B विच इज यूनिफॉर्म। नेक्स्ट बच्चों हम जो केस करेंगे दैट इज व्हेन velocity is at some angle to a uniform beam। तो बच्चों मान लो ये कुछ इस तरीके का केस है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल Q है, लेट्स से उसको हमने वेलोसिटी v दी और इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड B है टुवर्ड्स राइट यूनिफॉर्म, तो सारे रीजन में टुवर्ड्स राइट। C2 C2 जो है वो तो अभी मैंने ये ड्राइव करके दिखा दिया आपको, यही तो था ये जो एम्पेयर्स लॉ वाला। एम्पेयर्स लॉ से करना है तो इस तरह से हो गया, नहीं तो आपका वो होमवर्क वाला क्वेश्चन हो गया, उसको इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में बच्चों हम क्या करते हैं, हम V के कंपोनेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो भाई V का एक कंपोनेंट तो हो गया, इसको कहते हैं V पैरेलल, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया, और एक कंपोनेंट को हम बोल देते हैं V परपेंडिकुलर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। ये एंगल थीटा लिख देते हैं, तो जो V परपेंडिकुलर है वो हो गया V साइन थीटा, और जो V पैरेलल है वो हो गया V cos थीटा। राइट बच्चों, हम बच्चों इन दोनों कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली डील करते हैं। आप बच्चों मुझे बताओ कि ये जो V पैरेलल वाला कंपोनेंट है उसके कारण कितनी मैग्नेटिक फोर्स आएगी?
0 ऑफ कोर्स, है ना। इसका मतलब इस केस में देयर इज नो फोर्स ड्यू टू V पैरेलल। अब बच्चों V पैरेलल को भूल जाओ, आप सिर्फ V परपेंडिकुलर और B देखो, उसके कारण कैसी मोशन होगी। वो तो लास्ट टाइम वाला ही केस हो गया। तो सर्कुलर मोशन ड्यू टू V परपेंडिकुलर। तो बच्चों बताओ, देख के क्या लग रहा है कि ये किस टाइप की सिचुएशन होगी। तो हमें ये तो दिख गया है कि V पैरेलल तो एज इट इज ही रहेगा, उसके कारण तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, है ना। और V परपेंडिकुलर ने सर्कल बना दिया, तो थोड़ा सा विजुलाइज करके देखो। हाँ बच्चों, क्या लग रहा है कैसा पाथ बनेगा। आप बच्चों एक मिनट ऐसे सोचो, हम एक मिनट के लिए V पैरेलल को हटा देते हैं, हमें पता है कि V पैरेलल तो ऐसे ही रहेगा, है ना, उसमें तो कोई चेंज आना नहीं। बताओ V परपेंडिकुलर के कारण क्या होगा। सिर्फ V परपेंडिकुलर के कारण कैसा सर्कल बनेगा बताओ। क्या एक ऐसा सर्कल बन रहा है बच्चों जो इनटू द प्लेन जा रहा है ना। अब इमेजिन करो कि एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है इनटू द प्लेन, और अब हमने उसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी राइट को दे दी, तो क्या होगा।
बच्चों कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि वो इनटू द प्लेन सर्कल बना रहे हैं लेकिन साथ साथ आगे को भी बढ़ता जा रहा है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो इसको चाहे हेलिकल शेप कह लो, इसको इसका जो एक्चुअल नेम होता है बच्चों उसको तो हेलिक्स कहते हैं, बट हमें अगर विजुलाइज करना हो तो एक तरह से ये स्प्रिंग की कॉइल कह सकते हो आप, वैसी शेप है ना। या फिर आप इसको सोलेनॉइड के ऊपर जैसे हमने वायर चढ़ाई होती है, वो भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। क्या ये सोच पा रहे हो बच्चों? सभी लोग यस नो आंसर करो। ठीक है बच्चों, मैं ना एक आपको इसकी वीडियो भी दिखा देता हूँ। उससे ना आपको ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 3D में है तो कई बार थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। एक सेकंड। तो जो ध्यान से देखना, ठीक है, वीडियो में जो गलतियां हुई वो मुझे बताना आप। बच्चों दिख रहा है स्क्रीन सबको? ओके, चलो देखो। Makes an angle with the magnetic field, resolving velocity into components. We can say that due to perpendicular component alone, the particle will follow a circular path. Such that the circle lies in a plane perpendicular to the magnetic field. But the particle also has a component of velocity in the direction of magnetic field. We know that a particle moving parallel to the magnetic field does not experience any magnetic force, and thus its motion is not affected. Therefore, resultant motion of particle will be the superposition of the motion due to each component of velocity.
which is a helix. Note that it is a common misconception that the point of start of helical path lies on the center of helix. However, the point of start is at the edge of the helix. Also note that both the components of velocity are perpendicular to the magnetic force, and thus resultant velocity is still perpendicular to the magnetic force. And thus work done by magnetic force is still 0. Now, radius of circular path is the radius of helix, and this distance between two successive cycles is called the pitch of helix. Radius of circular path depends only on the perpendicular component of velocity, and pitch is equal to the distance traveled by the particle along the direction of field in one time period of circular motion. That is, it is equal to this term. Here time period of circular motion does not depend on the velocity of particle. Therefore, pitch of helix depends only on the parallel component of velocity. So for the given velocity and angle, ratio of pitch to radius of a helix will be equal to this term. हाँ जी बच्चों, समझ आ गया बच्चों? आई थिंक बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो में, है ना? तो मतलब एकदम क्लियर हो जाता है कि हेलिक्स कैसा बन रहा है, मतलब मोर इम्पोर्टेंटली कि मतलब कि जैसे वो एक्सिस के पीछे ही बन रहा है। हाँ जी बच्चों, इसमें कोई डाउट प्लीज आस्क। तो बच्चों अगर मैं एक ऑब्जर्वर ऐसे दिखाऊं जो इधर से देख रहा है, तो जैसे बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई हो गई, तो मतलब जो जेड एक्सिस है वो इधर को हो गई। तो बताओ बच्चों, इस ऑब्जर्वर को
मतलब कैसी मोशन दिख रही होगी? आप ये तो समझ गए ना कि उस ऑब्जर्वर के लिए ये वाली जो राइट साइड है वो माइनस जेड एक्सिस हुई। हाँ जी, तो उसको ये y और माइनस जेड प्लेन में बच्चों किस टाइप की मोशन दिख रही होगी स्ट्रिक्टली टू दिस ऑब्जर्वर जो मैंने दिखाया? बोलो जाओ, कैसी मोशन होगी? क्या दिखेगा उसको मतलब? बता दो यार, अभी तो देखा है सारा वीडियो में आपने। मतलब वो जो ऑब्जर्वर है वो तो बाइजेड प्लेन को देख पा रहे हैं ना, तो उसको वो जो ऐसा दिखेगा ना कि ऐसे एक पार्टिकल सर्कल बना रहे हैं। लाइक दिस, हाँ बच्चों। और ऐसे मतलब असली में हमें पता है कि सर्कल बनाते हुए उसकी तरफ आ रहा है, बट ऑब्जर्वर को तो सर्कल ही दिख रहा होगा ना, और 2D व्यू। हाँ बच्चों बताओ, ये क्लियर हो गया कि नहीं? तो जैसे हमने फिगर में देखा था बच्चों, कोई दो कंसेक्यूटिव मोशंस के बीच में जितना मूव किया उसको हम कहते हैं स्विच। तो हम लिख लेते हैं कि ये जो रिजल्टिंग पाथ है वो एक हेलिक्स हो गया। ठीक है ना? बेसिकली क्या है, दिस इज सुपरपोजिशन ऑफ सर्कुलर मोशन और एक वेलोसिटी जो कि परपेंडिकुलर टू सर्कल। हाँ, और इस केस में बच्चों इसका दो टर्म्स के साथ हम डील करते हैं। एक तो है रेडियस, हाँ, तो रेडियस क्या बन गया, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। तो ये हो गया एम वी साइन थीटा। बच्चों फटाफट मुझे इसकी पिच निकाल के दिखाओ क्या आएगी।
इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? Distance moved perpendicular to plane of circle in complete revolution. बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, कैन वी डायरेक्टली कॉल इट एज displacement of particle in one rotation? Isn't it? और ये हो क्या गई? ये बन जाएगी v parallel into time period. तो v cos theta into ये बन जाएगा बच्चों? Any doubt बच्चों? Please ask. Okay. बच्चों नॉन मेड वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, ये आपने एज होमवर्क ट्राई करना है कि आपने किसी भी टाइम t पे x, y और z कोऑर्डिनेट्स निकालने, ठीक है? ये नोट कर लो। तो बच्चों आपने देखा वो पिच निकालने का तरीका बिल्कुल वैसा है ना जैसे हम वो प्रोजेक्टाइल पे रेंज निकालते होते थे। हाँ मतलब आपने इस फिगर के हिसाब से बच्चों लेने हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? और वेरिएबल्स जो है तो बच्चों आइडिया लग गया हम किस तरीके से मोशन स्टडी करते हैं, है ना? तो हम तो कुछ जनरल केसेस कर सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर केस बच्चों आएगा भी तो उसमें आपने क्या करना है, बेसिकली मैकेनिक्स लगा के आपको फोर्स का आइडिया लग जाएगा, उससे आप फर्दर बता सकते हो कि बॉडी कैसे मूव करेगी, ठीक है? इसमें मतलब अगर हम बिल्कुल जनरली करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, मतलब हम ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं ड्राइव कर सकते, हम स्पेसिफिक केसेस के लिए ही बात कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लो मैं एक केस अगर ऐसे ले लूं, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
और एक बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इधर। तो मुझे सोच के बताओ कि इस केस में किस तरीके का पाथ बनेगा। ठीक है बच्चों, उन्होंने आंसर दिया। यस, तो इस केस में बच्चों आप सोच पा रहे होगे कि बनेगा तो हेलिक्स ही, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो V पैरेलल है वो बढ़ता जाएगा। तो कुछ ऐसे पिच बढ़ती जाएगी, राइट। ये हो गया बच्चों सबको क्लियर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा जो टॉपिक है दैट इज नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। तो आपको ख्याल होगा कि हमने उसका एक्सप्रेशन तो लिख लिया था, लेकिन हमने जितना कुछ स्टडी किया हमने इंडिविजुअली चार्ज के लिए किया, राइट। तो ये बच्चों मान लो ऐसे हम कोई भी एक करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं, ठीक है, और उसका हम एक छोटा सा कंपोनेंट ले लेते हैं जो कि हम अभी तक करते हैं डीएल वेक्टर, एंड
लेट्स से इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स राइट, तो भाई इस एलिमेंट पे क्या फोर्स बन जाएगी? आइडियल क्रॉस की, है ना? और अगेन लिख लेते हैं डीएल क्या था, डीएल इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर, और जिसकी डायरेक्शन किधर को होती है, अलोंग करा। एंड बच्चों अगर हमें एफ की डायरेक्शन निकालनी हो तो उसके लिए क्या करना होगा? वही थंब को आप रखोगे पॉइंट के अलोंग, फिंगर्स को फील्ड के अलोंग, तो जो पाम है वो आपको फोर्स की। राइट बच्चों, एनी डाउट टिल नाउ? यहाँ पर भी बच्चों हम जो बी की बात कर रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल बी, राइट? दिस हैज नथिंग टू डू विद द फील्ड बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द वायर। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बच्चों? ठीक है जी, तो हम जैसे कुछ केसेस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर। जैसे बच्चों मान लो ये ऐसे एक करंट कैरिंग वायर है आई, जिसकी लेंथ एल है, और एक ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मेकिंग एन एंगल थीटा। बताओ बच्चों इस केस में फोर्स क्या आएगी? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
गुड साहिल, गलत। हाँ अब ठीक है, मैं तो ठीक। हर्ष ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों ये हमें राइट हैंड रूल से दिख रहा है कि फोर्स आएगी किधर को, इनटू द प्लेन ही आनी है ना। तो अब अगर हम फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रल बनाएंगे, आई डी एल बी साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा या कॉस थीटा, मैंने जान के थीटा दूसरा दिया था, कॉस थीटा बनेगा ना। एंड डायरेक्शन भी नो कि इनटू द प्लेन ही आनी है। तो अब यहाँ पे बच्चों हमारा आई कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है। इंटीग्रल डीएल ये बन गया आई बी, डीएल का इंटीग्रल क्या है, एल, आई बी एल कॉस थीटा। आगे समझ बच्चों? ओके अच्छा बच्चों एक बात समझो, बच्चों मान लो कोई बी एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है, तो ये जो डीएल कंपोनेंट है, बताओ इसके ऊपर जो वायर के रिमेनिंग पोर्शन है उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, ये जो डीएल कंपोनेंट है, क्या इसके ऊपर वायर के रिमेनिंग पोर्शन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्ट करेगी? कब वायर? मतलब अगर फील्ड है तो उस कारण से फोर्स भी आएगी, है ना। मतलब जो ये डीएल कंपोनेंट है बच्चों, इसके ऊपर वायर के रिमेनिंग पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम चाहे तो हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। बट अभी हम जो रिजल्ट्स लिख रहे हैं वहां पे हम उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो होती नहीं है, हम पढ़ ही ये रहे हैं कि इस वायर के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड के कारण कितनी फोर्स।
ये बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, अब बच्चों मान लो ये कोई एक मिनट हेडिंग लिख दो। फोर्स ऑन curved wire in uniform field। तो बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, सोच के ऐसा लग रहा है कि ये तो ऐसे बहुत ही जनरल सा केस हो गया। ठीक है बच्चों, तो मान लो ऐसे ये करंट है वायर के अंदर और लेट्स से यूनिफॉर्म भी है, राइट। राइट की ऐसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है सिर्फ इस बात की कि यूनिफॉर्म होना चाहिए भी। तो ये हो गया मेरा डीएल वेक्टर। ठीक है, एंड लेट्स से कि ये डीएल वेक्टर जो है वो थीटा एंगल बनाना है। राइट, सिचुएशन क्लियर है सबको बच्चों? हमें ये भी पता है कि भाई हमारा ब्रॉड मेथड क्या होगा फोर्स निकालने का, कि हम हर छोटे एलिमेंट पे फोर्स निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना? तो देखो बच्चों, जो मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा that will be integral of I dl d sin theta, isn't it? अब बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट है जिनको मैं इंटीग्रल के बाहर निकाल सकता हूँ? सिर्फ आई और बी। तो ये बन गया इंटीग्रल ऑफ dl sin थीटा, राइट? नाउ बच्चों व्हाट इज dl sin थीटा? dl sin theta is nothing but the y component or the perpendicular component of the length। ठीक है, इसको डीएल परपेंडिकुलर बोल देते हैं। किसके परपेंडिकुलर? फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं जान के मतलब वाई नहीं बोल रहा क्योंकि वाई तो किसी और सिचुएशन में शायद ना हो, बट हाँ बी के परपेंडिकुलर तो पक्का कह सकते हैं। तो ये क्या बन गया? आई बी इंटीग्रल ऑफ
BL परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब हो गया बच्चों? This is IB L परपेंडिकुलर, है ना? जहां पे L परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ बच्चों? कि इस पूरी की पूरी वायर का प्रोजेक्शन जो कि फील्ड के परपेंडिकुलर है, या उसका कंपोनेंट जो कि फील्ड के परपेंडिकुलर है, isn't it बच्चों? और यस चाहिए अभी मुझे या नो? अभी आगे बढ़ूंगा। तुम्हारे लिए कोड होना चाहिए, है ना, एक जूम के अंदर कि हाँ हर 10 मिनट बाद यस सर कोई लिख दे तुम्हारे बेहाफ पे। हम ही सर परेशान करते रहते हैं, नहीं? या मैं हर 5 मिनट बाद पोल एक्टिवेट करूं यस नो का, है ना? नहीं, उसमें तो फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो कोड चाहिए ना जिसमें कुछ करना ही ना पड़े, अपने आप ही मुझे यस दिखता रहे बस। वो भी मैं ही बना दूंगा ना। सही है। बनाना बहुत आसान है वैसे, है कुछ भी नहीं। सोचो कितना काम आसान हो जाए तुम्हारा। ओके, अब बच्चों आप एक बात सोचो, अगर मैं इस वाइट वायर की जगह मान लो एक ऐसे वायर बना देता carrying the same current I, and let us say which has some length L, and let's say this makes some angle phi. तो बच्चों ये जो ग्रीन वायर है उसका भी तो L परपेंडिकुलर यही होता ना? तो मतलब this force is also equal to IB L sin phi, क्योंकि उसके ऊपर तो यही फोर्स लगती। है बच्चों? इससे हम क्या कह सकते हैं बच्चों? तो यहां से हमारे पास एक बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया कि कहाँ तो सोच के ऐसा लग रहा था कि कर्व वायर है उसमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, चलो हमने इंटीग्रेशन करी दी, बट उससे क्या निकल के आ गया कि भाई किसी भी कर्व्ड वायर के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर। मतलब जो वायर के एंड पॉइंट्स हैं
आप उनके एंड पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट वायर बना दो, तो जो फोर्स स्ट्रेट वायर के ऊपर लगेगी वही फोर्स एग्जैक्टली कर्व वायर के ऊपर। Isn't it, बच्चों? तो very very useful result. तो what we can write is कि हाँ, इसकी कंडीशन ये है कि B यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाला। Then uniform B, force on curved wire is equal to force on straight wire between the same. आगे समझिए बच्चों सबको। ओके, तो एक फटाफट एग्जांपल करो। अच्छा, मान लो ये कैसे सेमी सर्कुलर वायर है जिस कैरिंग करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, वायर का रेडियस आर, तो फाइंड फोर्स ऑन द वायर। निष्ठा, वरुण, अमितोष ठीक है, साहिल ठीक है, इतना तो मुश्किल नहीं है यार, इतने लोगों ने गलत कर दिया। क्या टेक्निक फॉलो करनी है? सिंपल, कि बस आपने क्या करना है, आपने इस कर्व वायर को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करना है ना।
पर अनु सर्कल का डायमीटर 2r होता है, 2πr नहीं होता। नहीं, इट्स परपेंडिकुलर। तो क्या हुआ? हमने तो ऊपर क्या लिखा है कि फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर। तो आपको तो उन दो एंड पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट वायर करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने इसीलिए जान के फील्ड अंदर को कर दी थी। तो अब ये जो ग्रीन वायर मैंने दिखाई है बच्चों, इस पे फोर्स किधर को लगेगी? बस आई भी 2r हो जाएगा ना, और डायरेक्शन किधर को आ रही है? ऊपर को। तो बच्चों जस्ट टू गेट सम फील, आप ना इसमें इंटीग्रेशन से भी ट्राई कर सकते हो कि जैसे अगर आप वायर के हर कंपोनेंट पे फोर्स लिखोगे, वो ऐसे आएंगी फोर्सेस। ठीक है, तो इन सबको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आप देख सकते हो कि सिर्फ वाई कंपोनेंट ही बचेगा। हाँ, तो आप देखोगे कि वो इतना ही आ जाएगा। मतलब ये आप बच्चों उस तरह सोच सकते हो, दिस इज समवॉट लाइक दैट कंसेप्ट। हम फ्लूइड्स में करते थे ना कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे एक तरह से एरिया की जगह लेंथ हो गई, प्रोजेक्टेड लेंथ। चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। तो सो कंप्लीट 01 का कहाँ तक किया हुआ हमने बच्चों? डी तक किया हुआ है। तो ई पार्ट कर लेना, ठीक है। चलो ओके बच्चों।